बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये प्रतियोगिता दर्पण सितंबर 2021 का अंक है और इसमें हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हुए चलेंगे, कुछ भी छूटे ना। तो ये कुछ हेडलाइंस हैं, उसको पहले हम रीड करते हैं। आप भी इसको ना तो कहीं नोट कर लीजिए या आराम से इसको सुनिए, तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में व्यापक फेरबदल के बाद मंत्रिमंडलीय समितियों में भी फेरबदल हुआ है। इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे, हम लोग इनके बारे में भी अच्छे समझेंगे। पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन के बाद विधानसभा में पारित हुआ है। स्वदेश में विकसित MPATGM मिसाइल का न्यूनतम रेंज के लिए सफल परीक्षण हुआ है। सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। तो ये जो नाम है इनको भी आप नोट करते रहिए, ये काम आएंगे। सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल, देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दोहराई है। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन हुआ है, इसको भी हम बहुत डिटेल में समझेंगे। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। होम्योपैथी चिकित्सा के विनिमय हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन हुआ है, अभी जल्द की ही बात है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना व धवलावीरा गुजरात यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल। विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है, तो इसको ध्यान रखिए। अब जो है यह संख्या हो गई है 40। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का जो है नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम हो गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अब हम लोग अपनी जानकारियों को और विस्तार देते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद में व्यापक फेरबदल जो हुआ है, तो उस फेरबदल को हम समझते हैं। तो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल के 8 समितियों को पुनर्गठन भी जुलाई 2021 में किया गया तथा कई नए मंत्रियों को स्थान इनमें दिया है। इन समितियों में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन रिकमेंडेशन, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA, राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स CCPA, सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, निवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स तथा रोजगार एवं कौशल विकास पर समिति, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। उपर्युक्त 8 समितियों में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, जहां संसदीय मामलों की समिति तथा गृह मंत्री श्री अमित शाह आवास समिति के प्रमुख हैं। वहीं शेष सभी 6 समितियों के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो देखिए आगे की बातें यहीं पर कुछ क्लियर हो जाती हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गई हैं। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्रियों में श्री अमित शाह जहां सभी 8 समितियों में शामिल हैं, वही वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को 7 समितियों में व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 6 समितियों में स्थान दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी 4 मंत्रिमंडलीय समितियों में शामिल किए गए हैं। सभी 8 मंत्रिमंडलीय समितियों में शामिल मंत्रियों के नाम अग्रलिखित हैं और हम लोग इसको एक एक करके समझते चलते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है। अगर एक भी छूट जाता है तो चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और यहीं से एक एक नंबर के प्रश्न उठाए जाते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्तियां जो हुई हैं, अध्यक्ष, देखिए ज़्यादातर मंत्रिमंडल के अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं हमारे संविधान के अनुसार, लेकिन कुछ कुछ में फेरबदल किया जा सकता है और होता भी है।
तो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जो है ACC, इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी। ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है यहाँ पे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सदस्य कौन है? श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं। ये दोनों लोग मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर। आवास पर मंत्रिमंडलीय समिति, अध्यक्ष श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं और सदस्य कौन कौन है? श्री नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री। तो कुछ नाम हैं जो निकल जाते हैं दिमाग से, तो उनको आप याद करते हुए चलें। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति जो है वो उनके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, और सदस्य हैं कौन कौन? श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्री नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री, श्री एस जयशंकर विदेश मंत्री, श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। संसदीय मामलों पर समिति, अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। देखिए इसमें इसके अध्यक्ष कौन हो गए? देखिए यहाँ पे बदल गए, अध्यक्ष हो गए श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। सदस्य कौन कौन है? श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। देखिए ये जब कुछ नया मिल जाए तो उसको अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं और श्री प्रहलाद जोशी संसदीय मामलों के मंत्री हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय मंत्री हैं और श्री किरण रिजिजू विधि मंत्री हैं। ये नाम भी बहुत ही परिचर्चित है और आप जो है इन सब ये नामों को ध्यान में रखें, ये कभी भी आ सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि इस समय के विधि मंत्री कौन है, तो श्री किरण रिजिजू, या इस तरह से भी आते श्री अनुराग सिंह ठाकुर क्या हैं, तो उनके बारे में आप लिखना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्री। राजनीतिक मामलों पर समिति क्या है? अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी। सदस्य कौन कौन है? श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री हैं, श्री नितिन गडकरी परिवहन मंत्री हैं और श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री। देखिए ये सब नाम इतनी बार जो है बार बार इनका रिपीट होगा तो क्या होगा कि अपने आप कुछ नाम याद हो जाएंगे आपको। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं और श्रीमती स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल नौवहन एवं पत्तन मंत्री हैं, श्री मानसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री हैं, श्री भूपेंद्र यादव रोजगार एवं श्रम मंत्री हैं और श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री हैं, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा कौशल विकास एवं उद्यम मंत्री हैं, श्री अश्विनी वैष्णव रेल व संचार मंत्री और श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम आवास व शहरी विकास मंत्री। सुरक्षा पर मंत्रिमंडलीय समिति, अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, सदस्य श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्री एस जयशंकर विदेश मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। निवेश एवं विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति जो है उसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और सदस्य हैं श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्री नितिन गडकरी परिवहन मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री नारायण राणे MSME मंत्री हैं और श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। रोजगार एवं कौशल विकास पर मंत्रिमंडलीय समिति, अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, श्री राजनाथ सिंह सदस्य हैं रक्षा मंत्री और श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। अब आगे हम बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, देखिए छूट रही थी तो हम बता दें कि श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जी सदस्य हैं और श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री हैं, श्री भूपेंद्र यादव रोजगार एवं श्रम मंत्री हैं। अब उत्तराखंड के बाद कर्नाटक में भी भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, तो बसवराज बोम्मई नए मुख्यमंत्री बने हैं। कहने का मतलब ये है, इस वजह से नेतृत्व परिवर्तन का मतलब यहाँ पर यह है। उत्तराखंड में भाजपा सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के 1 माह के भीतर, ये हमारा दूसरा टॉपिक है और इसको हम लोग क्लियर करते चलते हैं। कर्नाटक में भी भाजपा के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में नेतृत्व परिवर्तन जुलाई 2021 में ही किया गया है तथा 2 वर्ष से मुख्यमंत्री रहे BS येदियुरप्पा के स्थान पर बसवराज बोम्मई को नया मुख्यमंत्री वहां 28 जुलाई 2021 से बनाया गया है।
येदियुरप्पा ने 2 वर्ष पूर्व जनता दल एस व कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार के अल्पमत में आने के बाद चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार 26 जुलाई 2019 से संभाला था। राज्य में पार्टी के आंतरिक मतभेद 2023 के आगामी चुनाव के लिए व्यूह रचना व येदियुरप्पा की अधिक उम्र 78 वर्ष उनके त्यागपत्र के कारणों में शामिल है। तो इस टॉपिक को पूरा समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए ये बसवराज बोम्मई जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए 4 बार मुख्यमंत्री रहे श्री येदियुरप्पा इस पद पर एक बार भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। देखिए ये भी एक नोट करने वाली बात है। वह पहली बार 12 नवंबर 2007 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, किंतु केवल 7 दिन बाद 19 नवंबर 2007 को ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद 30 मई 2008 को दूसरी बार वह मुख्यमंत्री बने, किंतु भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते इस बार 31 जुलाई 2011 को त्यागपत्र उन्होंने दिया। देखिए हम लोग सभी चीज़ों को एकदम विस्तार में समझते हुए क्यों चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं में से छोटे छोटे पॉइंट्स को पिक किया जाता है एग्ज़ाम्स में, तो कोई ऐसा टॉपिक छूट न जाए, इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही विस्तार में समझते हुए चल रहे हैं। तीसरी बार 17 मई 2018 को मुख्यमंत्री बने कौन? येदियुरप्पा जी। उनका केवल 2 दिन बाद 19 मई 2018 को इस्तीफा हो गया। चौथी बार 26 जुलाई 2019 को मुख्यमंत्री वह बने और ठीक 2 वर्ष बाद 27 जुलाई 2021 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। येदियुरप्पा के त्यागपत्र के बाद भाजपा विधायक दल की 27 जुलाई को बेंगलुरु में संपन्न बैठक में पार्टी के केंद्रीय, यहाँ पे समझिए, केंद्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में येदियुरप्पा सरकार में गृह, कानून व संसदीय मामलों के मंत्री रहे सोमप्पा बोम्मई को, थोड़ा सा ये अजीब सा नाम है तो इसको साफ से पढ़ते हैं, बसवराज सोमप्पा बोम्मई को विधायक दल का नया नेता सर्वसम्मति से चुना गया। राज्यपाल श्री थावर चंद गहलोत ने अगले ही 28 जुलाई को राजभवन में आयोजित एक सादे समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लिंगायत समुदाय के श्री बोम्मई ने अकेले ही शपथ उस दिन ग्रहण की। अपनी मंत्रिपरिषद गठन उन्होंने बाद में 4 अगस्त को किया। किसी को भी उप मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाया गया। 61 वर्षीय श्री बसवराज बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री। उनके पिता स्वर्गीय श्री एस.आर. बोम्मई अगस्त 1988 अप्रैल 1989 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे, उप मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री रहे थे। वह कर्नाटक के दूसरे ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पिता श्री मुख्यमंत्री रहे थे। उनसे पूर्व एच.डी. देवेगौड़ा दिसंबर 1994 मई 1996 के दौरान तथा उनके पुत्र एच.डी. कुमारस्वामी फरवरी 2006 से अक्टूबर 2007 तथा मई 2018 जुलाई 2019 के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, वो हम आपको बता दें। यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है मुख्यमंत्री का, पूरे कहाँ से कहाँ तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं वो यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री दिखा रहा है के चेंगालाया राया रेड्डी। देखिए नाम थोड़ा सा दक्षिण भारत है तो वहाँ का नाम थोड़ा सा अजीब है। के चेंगालाया रेड्डी रहे हैं जो कि कांग्रेस से थे, ये पहले मुख्यमंत्री थे, तो ये सबसे मुख्य है। और अभी के जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वह है बसवराज बोम्मई, बीजेपी से हैं और 28 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, तो यह मुख्य हुआ। और बसवराज बोम्मई किसकी जगह पे आए हैं वो भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। ये है बी.एस. येदियुरप्पा, ये बीजेपी से ये भी थे, तो इनका कार्यकाल रहा 26 जुलाई, अंतिम कार्यकाल था ये 26 जुलाई 2019 से 26 जुलाई 2021 तक। अब फिलहाल में बसवराज बोम्मई जी हैं, ये छूट रहा था। और यहाँ पर देखिए एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट लिखी गई है, इसको भी हम समझते हैं। कर्नाटक 1973 से पहले मैसूर राज्य के नाम से जाना जाता था। देखिए ये लाइन जो इतनी मुख्य लाइन है और इतना छोटा सा यहाँ पे लिखा गया है, इसको पूरा डिटेल में हम इसको घेरा कर दे रहे हैं ताकि आप इसको एक बार हाईलाइटेड हो जाए तो आप पढ़ लें। यानी इसे किसके नाम से जाना जाता है? मैसूर के नाम से जाना जाता था। अब आगे हम अपने अगले टॉपिक को क्लियर करते हैं कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ। अच्छा, आपको तो पता है कि बीजेपी को हरा करके ममता बनर्जी जी बंगाल में फिर से सरकार बनाने में कामयाब रहीं और उसके बारे में यह फिर से हम लोग उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं।
तो चलिए जानते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल सरकार ने अपनी एक चुनावी वायदे को पूरा करने के लिए राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव विधानसभा में 6 जुलाई 2021 को पारित कराया और इस आशय के प्रस्ताव को सुश्री ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 2 सप्ताह के भीतर उनके मंत्रिमंडल की 17 मई 2021 को वर्चुअल तरीके से संपन्न हुई बैठक में पारित कर दिया गया था। अब जुलाई 2021 में विधानसभा का सत्र शुरू होने के चौथे ही दिन 6 जुलाई को विधानसभा ने भी इसे 196 से 69 के मतांतर से 196 और 69 के अंतर से, यानी ये जो 196 वोट मिले हैं ये उनके खुद के पार्टी के रहे होंगे और यह जो है 69 इनकी एंटी पार्टी के, इसे पारित किया गया है। और विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया। विधानसभा द्वारा इस तरह से पारित प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 171(2) के तहत लोकसभा व राज्यसभा में साधारण बहुमत से पारित कराना होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही विधान परिषद के गठन की अनुमति प्राप्त होती है। इस लंबी प्रक्रिया के चलते पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन आसान नहीं होगा। केंद्र एवं बंगाल सरकार के बीच मौजूदा टकराव के बीच इस विधेयक को संसद में पारित कराना ममता सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। विधान परिषद के गठन के लिए 2010 में असम व 2012 में राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव भी अभी तक केंद्र के पास लंबित है। वर्तमान में देश में 6 राज्य ही ऐसे हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी अस्तित्व में है। इनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना व कर्नाटक शामिल है। देखिए यह मुख्य बात यहाँ पर लिखा गया, बहुत ही मुख्य बात है। आप इस चीज़ को जो है कि नोट कर लें कि इस समय वर्तमान में 6 ही राज्य ऐसे हैं जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। कौन कौन से राज्य हैं भैया? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और तेलंगाना व कर्नाटक शामिल है। इसको 2 बार हम आपको समझा देते हैं। आगे चलते हैं। स्वदेश में विकसित MPATGM मिसाइल का न्यूनतम रेंज के लिए सफल परीक्षण हुआ है। अच्छा, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने और भारतीय सेना को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित कम वजन वाली फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल परीक्षण 21 जुलाई 2021 को किया। मिसाइल को एक मैन पोर्टेबल लॉन्चर थर्मल साइट के साथ एकीकृत लॉन्च किया गया था और लक्ष्य एक टैंक की तरफ बनाया गया था। मिसाइल ने सीधा हमला किया और लक्ष्य को सटीक रूप से पहचाना। इस परीक्षण ने न्यूनतम रेंज के लिए मिसाइल की उपयोगिता को सफलतापूर्वक सत्यापित किया और मिशन ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। मिसाइल का अधिकतम रेंज के लिए पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। इस परीक्षण के बाद देश स्वदेशी तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल निर्मित करने के अंतिम चरण में पहुंच गया है। स्वदेशी MPATGM विकसित करने से पूर्व इजरायल से ऐसी ही स्पाइक ATGM मिसाइल खरीदने की बातचीत भारत की चल रही थी तथा इसके लिए सौदा भी कर लिया गया था, किंतु बाद में स्वदेश में ही इसे विकसित करने के इरादे से इस सौदे को दिसंबर 2017 में रद्द कर दिया गया। भाई जब घर में कोई सामान बना लेंगे तो बाहर से क्यों खरीदेंगे। सतह से आकाश में मार करने वाली आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। सतह से आकाश में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG आकाश न्यू जनरेशन का सफल परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने उड़ीसा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से 21 जुलाई 2021 को किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा इस परीक्षण को अंजाम दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का परीक्षण वायुसेना के अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। मिसाइल की उत्पादन एजेंसियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL व भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL भी परीक्षण में शामिल थी। परीक्षण में मिसाइल के दोष रहित प्रदर्शन की पुष्टि संबंधित एजेंसियों ने की है। मिसाइल के निर्माण में संलग्न सभी एजेंसियों को इसके सफल परीक्षण के लिए बधाई रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दी है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी दोहराई। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। पूरे देश में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू करने की मांग विभिन्न मंचों से प्राय उठती रही है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1985 के साबानो केस सहित अन्य फैसलों में भी राज्य के नीति निर्देशक
सिद्धांतों के तहत परिकल्पित समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को दोहराया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अब तलाक के एक मुकदमे में फैसला सुनाते हुए देश में समान नागरिक संहिता लागू किए जाने की आवश्यकता बताई है। मीणा जनजाति की एक महिला ने अपने पति की तलाक याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी थी कि उसके मीणा समुदाय के होने के कारण हिंदू मैरिज एक्ट उस पर लागू नहीं होता। इस मामले में पति की याचिका को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि विवाह, तलाक, संपत्ति के बंटवारे आदि के संबंध में वैकल्पिक व्यवस्थाओं की मौजूदगी न केवल देश के विधिक एवं न्यायिक ढांचे के लिए लंबे समय से चुनौती बनी है, बल्कि ये संविधान के कई प्रावधानों को लागू करने में भी बाधक है। इन टिप्पणियों के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय ने समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता बताते हुए केंद्र सरकार को इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। अपने फैसले में पीठ ने कहा कि इस आदेश की प्रति केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन, देखिए क्या नाम में परिवर्तन हुआ, ये समझते हैं। केंद्रीय क्षेत्र जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए संयुक्त रूप से कार्यरत केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख हेतु संयुक्त उच्च न्यायालय के नाम में परिवर्तन सरकार ने जुलाई माह में किया है। क्या परिवर्तन किया है, इसको हम लोग समझते हैं। अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में पुनर्गठन के बाद ई उच्च न्यायालय का नाम केंद्र शासित जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित लद्दाख उच्च न्यायालय कॉमन हाई कोर्ट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख किया गया था। यह नाम काफ़ी बोझिल हो गया था, जिसकी वजह से उसके नाम में परिवर्तन कर इसे अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख किया गया है। दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों को राज्यपालों तथा संदर्भित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद उच्च न्यायालय के नाम में उपर्युक्त परिवर्तन की अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा 17 जुलाई 2021 को जारी की गई। ज्ञातव्य है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आपको टॉपिक यहाँ पे मिल गया। थोड़ा सा सही से इसको हम अंडरलाइन करना चाहेंगे। देखिए लिखा है कि ज्ञातव्य है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो भैया याद रखिए 25 है। कभी भी आता है ये प्रश्न और अक्सर आता है, अक्सर ये प्रश्न जो है आता रहता है। तो आगे चलते हैं। फिर क्या बात हुई, 2 जुलाई 1962 को हुई थी। इनमें सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय 2019 में स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है, जिसका गठन हैदराबाद उच्च न्यायालय के तेलंगाना उच्च न्यायालय व आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के में विभाजन से किया गया था। देश के सभी 25 उच्च न्यायालय व उनके अधिकार क्षेत्रों में सूची तालिका में प्रदर्शित है। अब देखिए सूची तालिका दिया गया है और हम लोग उसको बाद में अध्ययन करेंगे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। अब ये क्या विधेयक है और इसके द्वारा जो है कि हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को या हमारे संविधान को क्या फ़ायदा मिलेगा, आगे चलते हैं और पढ़ते हैं। फसलों का उचित प्रबंधन कर कृषि के विकास के उद्देश्य से 2019 में लाया गया राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है। राज्यसभा में गत बजट सत्र में ही पारित इस विधेयक को लोकसभा में 26 जुलाई 2021 को पारित किया गया। फूड टेक्नोलॉजी उद्यमिता व प्रबंधन के संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। ऐसे ही 2 संस्थान वर्तमान में हरियाणा में कुंडली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM तथा तमिलनाडु में तंजावुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFPT स्थित हैं। विधेयक के अधिनियमित होने से इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया जा सकेगा। इससे इन संस्थानों को अधिक केंद्रीय सहायता के साथ साथ अधिक स्वायत्तता भी प्राप्त हो सकेगी। होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन हेतु राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन हुआ है। चलिए ये भी हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा योगदान होगा। देश में होम्योपैथी शिक्षा के विनियमन तथा इस क्षेत्र में नियामक सुधारों के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल के स्थान पर एक नए राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी का गठन सरकार ने जुलाई 2021 में कर दिया है तथा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के चेयरमैन रहे डॉक्टर
अनिल खुराना को इसका पहला चेयरमैन बनाया गया है। इसके देखिए पहले चेयरमैन कौन है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो कौन है भैया, डॉक्टर अनिल खुराना। होम्योपैथी चिकित्सा के विनियमन के लिए होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1973 का स्थान लेने के लिए होम्योपैथी अधिनियम 2020 सितंबर 2020 में पारित किया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन आज जुलाई 2021 में किया गया है। यह आयोग ही अब देश में होम्योपैथी चिकित्सा व इसके संस्थानों एवं पेशेवरों आदि के संबंध में नीतियों एवं दिशा निर्देशों का निर्धारण करेगा। होम्योपैथी चिकित्सा के संबंध में अधिनियम के तहत गठित किए जाने वाले विभिन्न बोर्ड्स में समन्वय का कार्य भी यह आयोग करेगा। होम्योपैथी चिकित्सा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता, सह प्रवेश परीक्षा तथा होम्योपैथी के शिक्षकों की पात्रता हेतु होम्योपैथी परास्नातकों के लिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। होम्योपैथी चिकित्सा के लिए नवीनतम चिकित्सा अनुसंधानों को बढ़ावा देना, उच्च स्तरीय मेडिकल प्रोफेशनल्स उपलब्ध कराना व चिकित्सीय संस्थानों का समय समय पर मूल्यांकन करना आदि भी आयोग के दायित्वों में शामिल रहेगा। और हम लोग अब इसको समझते हैं। यहाँ पे दिया है भारत के सभी 25 उच्च न्यायालयों की सूची। तो उच्च न्यायालय के स्थान कहाँ कहाँ है, पहले ऐसा समझ लीजिए कि इलाहाबाद में है। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है और जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। न्याय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, स्थान है इलाहाबाद और स्थापित किया गया 17 मार्च 1866 में। और मुंबई उच्च न्यायालय है, मुंबई में है, ये 14 अगस्त 1862 में। इसके न्याय क्षेत्र कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसका स्थान है कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया है। 2 जुलाई 1862 इसका स्थापित वर्ष है। और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार ये इसका न्याय क्षेत्र है। और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है, बिलासपुर में पड़ता है। 1 नवंबर 2000 को स्थापित वर्ष है और छत्तीसगढ़ ही इसका न्याय क्षेत्र है। दिल्ली उच्च न्यायालय है, नई दिल्ली में है, ये 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित कराया गया था। और राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश इसका न्याय क्षेत्र है, पूरा दिल्ली। गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी में ही है और 1 मार्च 1948 अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम ये सब न्याय क्षेत्र हैं। गुजरात उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, देखिए तो ये दोनों साथ साथ में दिया गया है, लेकिन हम समझते हैं कि गुजरात उच्च न्यायालय जो है वो अहमदाबाद में है। 1 मई 1960 का इसका स्थापित वर्ष है और यह गुजरात का ही इसका न्याय क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है वो शिमला में है और 1971 में इसका स्थापित वर्ष है और किस मंथ में हुआ है ये क्लियर नहीं है। हिमाचल प्रदेश इसका न्याय क्षेत्र है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो अभी हम लोग इसको समझे हैं। तो श्रीनगर एवं जम्मू में है ये और ये 26 मार्च 1928 को इसका जो है कि स्थापना हुआ था और जम्मू कश्मीर और लद्दाख इसका न्याय क्षेत्र है। तो भैया और कहीं का ये न्याय मुकदमे नहीं देखेगी ये हाई कोर्ट, बस इसका न्याय क्षेत्र है जम्मू और कश्मीर, लद्दाख। झारखंड उच्च न्यायालय जो है वो है रांची, इस रांची में है और ये सन 2000 में इसका स्थापना हुआ था और ये झारखंड न्याय क्षेत्र है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु में है और 1884 में स्थापना है और कर्नाटक ही इसका न्याय क्षेत्र है। केरल उच्च न्यायालय कोच्चि में है, 1956 में स्थापना हुआ था और केरल लक्षद्वीप न्याय क्षेत्र है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में है, 2 जनवरी 1936 में स्थापना हुआ और न्याय क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश है। मद्रास उच्च न्यायालय चेन्नई में है, 15 अगस्त 1862 में इसका स्थापना हुआ था और ये तमिलनाडु पुडुचेरी इसका न्याय क्षेत्र है। उड़ीसा उच्च न्यायालय जो है कटक में है और 3 अप्रैल 1948 को इसका जो है कि स्थापना हुआ था और यह जो है उड़ीसा इसका न्याय क्षेत्र है। पटना उच्च न्यायालय पटना में पड़ता है, 2 सितंबर 1916 को स्थापना हुआ और बिहार इसका न्याय क्षेत्र है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में है और 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ इसका जो है न्याय क्षेत्र है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है, 21 जून 1949 को इसकी स्थापना हुई थी और राजस्थान न्याय क्षेत्र है। सिक्किम उच्च न्यायालय गैंगटोक में है और 1975 में इसका
स्थापना हुआ और सिक्किम ही इसका न्याय क्षेत्र है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में है और 2000 में स्थापना हुआ था और उत्तराखंड जो है इसका न्याय क्षेत्र है। मणिपुर उच्च न्यायालय इम्फाल में है और 25 मार्च 2013 को स्थापना हुआ था और मणिपुर ही इसका न्याय क्षेत्र है। मेघालय उच्च न्यायालय शिलांग में है और 23 मार्च 2013 को इसका स्थापना हुआ था और मेघालय जो है इसका न्याय क्षेत्र है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय अगरतला में है और 26 मार्च 2013 को इसका स्थापना हुआ था और त्रिपुरा इसका न्याय क्षेत्र है। यहाँ पे न्याय क्षेत्र का मतलब क्या है कि इसी क्षेत्र के मामलों से सुनवाई ये कोर्ट करेगा या फैसले जो भी फैसले लेगा इसी क्षेत्र के मामलों पर लेगा। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है अमरावती, 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी और आंध्र प्रदेश इसका न्याय क्षेत्र है। तेलंगाना उच्च न्यायालय हैदराबाद में 1 जनवरी 2019 को इसका स्थापना हुआ था, यह जो है तेलंगाना इसका न्याय क्षेत्र है। अब हम लोग और जो हमारे कुछ टॉपिक छूटे हैं उनको हम लोग जल्द से जल्द ख़त्म करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना व धौलावीरा गुजरात यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गए हैं। अब जो है कि भारतीय विश्व विरासत सूची में भारतीय स्थलों की संख्या जो है वो 40 हो गई है और हम लोग इसको आगे समझते हैं कि यूनेस्को ने तेलंगाना में वारंगल स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल को व गुजरात के कच्छ जिले के हड़प्पा काल के धौलावीरा को विश्व विरासत जुलाई 2021 में घोषित किया है। तेलंगाना के 800 वर्ष पुराने काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और 13वीं शताब्दी में 40 वर्षों के अथक प्रयास द्वारा काकतीय वंश के दौरान निर्मित तथा भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। तो देखिए ये काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर लग रहा है और काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के साथ ही हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ी व सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक है। धौलावीरा को भी विश्व विरासत स्थलों की सूची में यूनेस्को ने जुलाई 2021 में शामिल किया है। ये भी बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही विश्व विरासत तो है ही। धौलावीरा कच्छ के रण में स्थित नमक के विशाल मैदानों से घिरा है। इसमें प्राचीन सिंध घाटी की सभ्यता के अवशेष स्थित हैं। विश्व विरासत समिति वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 44वें सत्र की बैठक में इसे विश्व विरासत घोषित किया गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या है और कैसे है। यूनेस्को की विश्व विरासत यानी विश्व की धरोहरें 3 श्रेणियों सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक विरासत, मिश्रित विरासत में वर्गीकृत है। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर व धौलावीरा को सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। इससे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब 40 हो गई है। इनमें 32 सांस्कृतिक स्थलों, देखिए सांस्कृतिक स्थल कितने हैं, 32 हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं तथा 1 मिश्रित स्थल की श्रेणी में है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की जुलाई 2021 की वर्चुअल तरीके से संपन्न बैठक में भारत के प्रयुक्त 2 स्थलों सहित विभिन्न देशों के कुल 34 स्थलों को इस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 29 को संस्कृति स्थलों की श्रेणी में, 5 व प्राकृतिक स्थलों की श्रेणी में। इससे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थलों की संख्या 1154 हो गई है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमारे देश के तो 40 हैं, लेकिन पूरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कुल संख्या कितनी है, ये है 1154। इनमें 897 स्थल सांस्कृतिक स्थल की श्रेणी में है, 218 जो है प्राकृतिक स्थल की श्रेणी में और 39 मिश्रित स्थलों की श्रेणी में। 167 यानी 167 विभिन्न देशों में स्थित इन स्थलों में सर्वाधिक 58 स्थल इटली के व 56 स्थल चीन के हैं। जर्मनी के 51, स्पेन व फ्रांस के 49 स्थल हैं। भारत के 40 एवं मैक्सिको के 35 स्थल इस सूची में शामिल हैं। यहाँ देखिए विश्व विरासत सूची में शामिल भारत के 40 स्थल, बहुत ही
मुख्य ये टॉपिक है और ये अक्सर जो है आता रहता है एग्ज़ाम में, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम लोग पूरा एक एक 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पूरा 40 स्थल हैं और उन 40 स्थलों को अच्छे से हम लोग जानते हैं कि भाई वो कौन कौन से हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं। तो पहले स्थल हैं कुछ सांस्कृतिक स्थल से शुरू किया गया है। पहला है आगरा का किला। आगरा किला, आगरा उत्तर प्रदेश। इसका शामिल किया गया जो वर्ष हैं आप ध्यान रखते रहिए। इनको मैं डिक्टेट नहीं करूँगा, यहाँ पे डिक्टेशन का नहीं हो पाएगा क्योंकि आप बाकी चीज़ों में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको आप खुद ही देखते रहें। हम बस सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं उनको हम रीड करते हैं। दूसरा है ताजमहल, आगरा उत्तर प्रदेश। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र, सूर्य मंदिर कोणार्कपुरी उड़ीसा, महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह तमिलनाडु, गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा, खजुराहो स्थित स्मारक समूह मध्य प्रदेश, हम्पी स्थित स्मारक समूह बल्लारी कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश, एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर तमिलनाडु, पट्टाडकल स्थित स्मारक समूह कर्नाटक, सांची स्थित बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, कुतुब मीनार व संबद्ध स्मारक दिल्ली, माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर बिहार, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई महाराष्ट्र, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात। अब देखिए कभी कभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ हैं ये भी प्रश्न आता है, तो यहाँ पे दिया गया है, हम उसको रीड कर ही रहे हैं, तो इससे आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। दिल्ली का लाल किला जो है ये है दिल्ली में है और जंतर मंतर जयपुर राजस्थान में है। और राजस्थान के राजपूताना शैली के 6 किले, रानी की वाव, बिहार का नालंदा महाविहार, चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद, मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको संरचना जयपुर सिटी। अच्छा, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि रानी की वाव ये किस नोट पे, हमारे भारत के जो इस समय नई इंडियन करेंसी चल रही है, ये किस नोट पे छपी होती है? तो आइए आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में है। अहमदाबाद, मुंबई की विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको संरचना जयपुर सिटी, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना में है। हड़प्पा कालीन धोलावीरा गुजरात में है। और प्राकृतिक स्थल कौन कौन से हैं? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क भरतपुर राजस्थान, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क चमोली उत्तराखंड, पश्चिमी घाट सहरादी पर्वत मुख्यतः केरल में है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और मिश्रित स्थल एक है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम। दूसरी क्लास में हम मिलते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो ये पूरा हुआ राष्ट्रीय घटनाक्रम। ये पूरे सितंबर माह का कवरेज था प्रतियोगिता दर्पण से। आप सभी को यहाँ तक पूरा क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।